पूरा वक्फ का जो प्रॉपर्टी इशू है वो राइट टू प्रॉपर्टी का मामला है। प्रॉपर्टी लैंड होल्डिंग जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन वक्फ बिल जैसे एक सुधार की आवश्यकता इस देश में थी। ये चूँकि 2013 में बदलाव हुए, 95 बदलाव में वक्फ का क्रिएशन इस बात पे था कि वो मुस्लिमों के हित में काम करेगी। पर अगर देखा जाए तो जितने केसेस पड़े हैं उसमें हिंदुओं से ज़्यादा तो मुस्लिम कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं मुस्लिम फेथ में मानता हूँ, वो उनको प्रूव करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। क्योंकि आप वक्फ बोर्ड राज्यसभा और लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन 110 PIL इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। हम एशिया की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और हमारे साथ हर्षवर्धन जी और तमाम लोग हैं। लोग क्या सोचते हैं? सबसे अपना पर्सनल ओपिनियन इस बिल पे, तो मैं इस बिल के विरोध में हूँ। क्यों विरोध में? क्योंकि सबसे पहले अगर आप इस बिल के पूरे फ्रेमवर्क को देखें, सबसे पहले एक होता है कि आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द रेजोल्यूशन, बिल का जो ऑब्जेक्ट है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार ने अपनी मंशा में स्पष्ट किया कि वो मुसलमानों के जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो मुतवल्ली है, जो मैनेजर है, उनके तरफ से जो करप्शन हो रहा है उसको एलिनेट करने के लिए है। लेकिन जब आप कंटेंट ऑफ द बिल पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट और कंटेंट के बीच में फासला इतना बड़ा है कि वो दो समुदायों के बीच के जो खाई हैं उसको और बढ़ाने वाला है। एक एक करके आते हैं। अगर हम वक्फ बिल को इन पर्टिकुलर देखें तो ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। आप वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम मेंबर को इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि सीधा सीधा आर्टिकल 26 का वायलेशन है। अब प्लस आपके अंदर एक तो ये जो सरकार की तरफ से नैरेटिव करने की कोशिश की गई है कि वक्फ बोर्ड जो है वो रेलवे और आपके डिफेंस के बाद तीसरी सबसे बड़ी लैंड होल्डर है। क्या रेलवे की संपत्ति देश की संपत्ति नहीं है? डिफेंस की संपत्ति देश की संपत्ति नहीं है? तो वक्फ की संपत्ति देश की संपत्ति हुई कि नहीं हुई? ये स्टेट विद इन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है कि एक स्टेट है उसके अंदर आपने एक एलियन स्टेट बनाने का क्रिएट किया कि वक्फ जो है वो तो एक भूमाफियाओं का ऑर्गेनाइजेशन है, वो केवल प्रॉपर्टी हड़पते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये पॉइंट 1 है। सेकेंड, अगर आप वक्फ को देखें, वक्फ के पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो इस्लाम में ज़कात का कॉन्सेप्ट, चैरिटी का कॉन्सेप्ट है। नमाज से ज़्यादा ज़रूरत चैरिटी को बताई गई है। वक्फ दान करने की परंपरा है। आपने इस पे ऑब्जेक्ट लेके आया कि आपको प्रूफ करना होगा कि आप 5 साल की प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। आप कैसे प्रूफ करेंगे? और उसमें आपने क्वासी एक ट्राइब्यूनल, वक्फ ट्राइब्यूनल जो है, आपने ट्राइब्यूनल के ऊपर इतने सारे सवाल उठाए। एक नैरेटिव और गढ़ने की कोशिश की गई कि ट्राइब्यूनल के फैसले को आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इससे बड़ा झूठ दूसरा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। वक्फ ट्राइब्यूनल, देश में 80 ट्राइब्यूनल है, बहुत सारे ट्राइब्यूनल है जिनके फैसले बाइंडिंग होते हैं। ट्राइब्यूनल को बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो डायरेक्ट कोर्ट में जो एक बार कोई भी केसेस कोर्ट में जाती है, आपको पता है कि प्रॉपर्टी, सिविल राइट के जो केसेस होते हैं पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक चलते हैं, पीढ़ियाँ बीत जाती है लेकिन उससे कोई फैसला नहीं आता, आदमी मर जाता है। लेकिन ट्राइब्यूनल इसलिए बनाएगा कि वो एक्सपर्ट बॉडी वहाँ पे होंगी जो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह उस पर फैसला सुनाएंगी। रिट का जो ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट है वो आज भी वैसे ही है। वक्फ ट्राइब्यूनल कोई भी फैसला दे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है, लेकिन उसमें अपील का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये सरकार उसमें अपील का लेके आई है, हम स्वागत करते हैं, ठीक है। बट इंटेंट आपका कहीं, आपने डाइवर्सिटी की बात की। एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, अगर कहीं पे भी डाइवर्सिटी हो, महिलाओं को जोड़ना हो, जैसे महिलाएं तो पहले से जुड़ी थी वक्फ बोर्ड में, जुड़ी थी, जैसे अभी इन्होंने आगा खानी को जोड़ने की बात की, शियाओं को जोड़ने की बात की, तो ये स्वागत योग्य कदम है। इसको जहाँ तक देखा जाना चाहिए, इसको पॉजिटिव, महिलाएं जुड़नी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपका मानना है? जुड़नी चाहिए वक्फ बोर्ड पे। और जो गरीबी कैसे दूर होगी आप ये बताइए? गरीबी दूर करने के सरकार क्या कोई इंटेंट ही नहीं है, उल्टा आप ब्यूरोक्रेसी। 12 बजे किरण रिजिजू ने सबसे पहले स्टेटमेंट यही दिया था। वही तो आपका ऑब्जेक्ट वही है कि आपको गरीबी दूर करना है। उनकी गरीबी होगी, दूर होगी तो देश की गरीबी दूर होगी। ये चल रहा है अभी तक, नैरेटिव ये एक नैरेटिव चल रहा है। लेकिन जब आप कंटेंट में देखेंगे, जब आप वक्फ बोर्ड के पूरे इस जो बिल को लाया गया है, आपने सेक्शन 40 को हटाया, ठीक है। आपका कहना था कि सेक्शन 40 जो है वो वक्फ की पूरी ऐसी है कि वो ज़मीन हड़प लेते हैं, किसी की भी ज़मीन हड़प लेते हैं। जबकि आप देखेंगे वक्फ बोर्ड जो है एज ए होल वो सेटअप ही है स्टेट के द्वारा। स्टेट एक रेजोल्यूशन के द्वारा उसको सेट किया गया है। आर्टिकल 12 के हिसाब से वक्फ बोर्ड इन इटसेल्फ इज अ स्टेट, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, उसका एक अपना ट्राइब्यूनल है, उसके मेंबर स्टेट अपॉइंट करती है, उसके चेयरमैन को स्टेट अपॉइंट करती है। किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करना है तो वो प्रॉपर्टी पहले सर्वे कमिश्नर के पास जाएगी, सर्वे कमिश्नर उसका सर्वे करेगा, सर्वे करके वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद उसको सरकारी गजट में निकालेगी। ये एक प्रोसेस है। आप बोल रहे हैं अगर वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार है, मुतवल्ली के अंदर करप्शन है, तो आप ये तो स्टेट नॉमिनेटेड बॉडी ही करप्ट कर रही है, फिर आपके जुडिशरी में भी करप्शन है, आपके नेताओं में भी करप्शन है और अधिकारियों में भी करप्शन है। आपने उस क्वासी जुडिशियल बॉडी को की पावर को कम करके वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक वो नुमाइंदा खड़ा कर दिया। क्या स्टेट वर्सेस वक्फ, जो कि खुद में एक स्टेट है, स्टेट वर्सेस स्टेट के इशू में क्या एक एग्जीक्यूटिव फैसला दिखाने के लिए कॉम्पिटेंट है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, CAG को ये अथॉरिटी नहीं है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया
के बगैर किसी जगह की ऑडिट कर सके, इसमें करेगी। तो जो डाइवर्सिटी का प्रश्न है वो स्वागत योग्य है, उसमें पॉजिटिव अमेंडमेंट है, और कई सारे जो अमेंडमेंट है वो स्वागत योग्य है, लेकिन जो ओवरऑल इंटेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा संदेहास्पद है। लेकिन मुस्लिमों का तो इसमें ये भी नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाजपा तो ये कह रही है कि हम जो ये संशोधन लेकर के आए हैं इसमें कई मुस्लिम स्वागत कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, सारे राजनीतिक दल कुछ ना कुछ कह रहे हैं। विपक्ष के हिसाब से तो कहना है कि बिल सबसे बुरा है, सत्ता पक्ष के हिसाब से ये बिल सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करें तो उसके पक्ष और विपक्ष काफ़ी डीप एनालिसिस करके हमें बताया है। हमारे साथ दर्शन शास्त्र के छात्र भी हैं और इनसे भी हम पूछते हैं कि ये किस तरह से देखते हैं। जी, मेरा मानना है कि ये सरकार ने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इसको बहुत पॉजिटिव लाइट, पॉजिटिव इंटेंट और पॉजिटिव वे में एक मुस्लिमों के साथ एक बहुत अच्छा जो अन्याय उनके साथ किया जा रहा था उसको चेंज करते हुए किस तरह का अन्याय किया जा रहा था? उनके साथ अन्याय इस तरह हुआ करता था कि आप ये समझिए कि आप ये देखिए वक्फ बोर्ड के जैसे वक्फ का क्रिएशन इस बात पे था कि वो मुस्लिमों के हित में काम करेगी, पर अगर देखा जाए तो जितने केसेस पड़े हैं उसमें हिंदुओं से ज़्यादा तो मुस्लिमों की केसेस पड़ी है कि मुस्लिम उसके अगेंस्ट में खड़े हैं कि वक्फ ने उनकी ज़मीन हड़प ली और ऐसी चीज़ें सामने आती है जो कि कहीं ना कहीं बहुत एक संदेहजनक है और हमें ये चिंतित करती है इस बात। तो इसको चेंज करने के लिए ऐसा कुछ कदम उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। साथ ही में अगर आप बात की जाए कि उसके अलावा जैसे गैजेट ऑफ इंडिया की हमारे जो सीनियर भैया हैं उन्होंने बात करी, तो आप ये समझिए कि आज के जो देश का किसान है, मैं अपने खुद ऐसे लोगों से मिला हूँ जो आज से ठीक 4 साल पहले, जो मैं होम टाउन से आता हूँ, वहाँ पे उनका ये मानना है कि आज भी जो देश के प्रधानमंत्री है वो इंदिरा गांधी है। तो वैसे लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो जाके गैजेट ऑफ इंडिया पढ़ें? आप समझिए। और उन्होंने साथ में टाइम दिया था कि आप 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर आप सिविल कोर्ट में अगर आप प्लियर नहीं डालते हैं तो फिर वो पूरी तरह से वक्फ डिक्लेयर कर दी जाएगी प्रॉपर्टी। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, जिसको सरकार ने फाइनली एड्रेस किया है और इसके खिलाफ एक इसको लेकर के एक सही कदम उठाया गया, मेरा ये मानना है। और भी लोग हैं हमारे साथ और देखिए इनका भी अच्छा। एक चीज़ देखिए कि लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि अलग अलग लोग अलग अलग अपनी बातें रखते हैं। हर चीज़ ने अपनी बात रखी। एक तरफ उन्होंने पूरी तरह से इसको गलत बताया, कुछ चीज़ों का इन्होंने स्वागत भी किया। ये पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड बिल्कुल सही लाया गया है। आप क्या सोचते हैं? जी, वक्फ पे मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि मैं विरोध करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन वक्फ बिल जैसे एक सुधार की आवश्यकता इस देश में थी। ये चूँकि 2013 में बदलाव हुए, 95 में बदलाव हुए, यानी बार बार बदलाव हो रहा है, यानी कुछ विशेष चीज़ें उसमें इंक्लूड की जा रही है। 2013 में जो मुद्दा इमरान प्रतापगढ़ी ने जिसके कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब उसका खंडन किया, किरण रिजिजू ने जो मुद्दा उठाया कि मुस्लिम तुष्टीकरण से, चूँकि 14 में इलेक्शंस थे तो 23 में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए वक्फ बोर्ड में एक ज़रूरी सुधार कर दिए गए, कुछ बदलाव किए गए। मैं फैक्ट नहीं कोट कर पाऊंगा। 288 सांसद में कितने मुस्लिम सांसद थे इस फैसले को लेकर? इसके मैं गिनती में नहीं, तो आपने नहीं किया होगा। ये अगर एक सवाल उठे तो काफ़ी कम रहे होंगे, काफ़ी कम रहे। और दूसरे फैसले हिंदू ले रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात ये मैं ले सकता हूँ कि एक जो वहाँ के राज्यपाल जी हैं, जो बिहार के राज्यपाल अभी आरिफ मोहम्मद खान जी, वो अभी तो राज्यपाल हैं, तो वो जब उनसे कुछ टिप्स लिए, मतलब कुछ राय ली जा रही है। के एजेंट में पता है आपको? अरे अब वो अंतर की बातें हैं, मैं बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचूंगा कि कौन किसका एजेंट है, लेकिन अभी वो राज्यपाल हैं, तो अभी वो सेंट्रिस्ट हैं, वो किसी भी तरह से इधर उधर नहीं भाग रहे। उनका कहना है कि वो वक्फ बोर्ड में रह चुके हैं, एज अ मंत्रालय में उनके पास उसकी जिम्मेदारी थी वक्फ बोर्ड की। उन्होंने कहा है इतने केवल मुकदमेबाजी के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो खुद मुसलमानों पे हमले करते हैं आरिफ खान जी। वो भाई उनका व्यक्तिगत टिकट, जैसे कोई एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आप किसी पे बने रहने के लिए ऐसा तो नहीं करते हैं कुछ? हाँ, नहीं हो सकता है कि हो पद में बचने रहने के लिए हो या ना बने रहने के लिए हो। ये हम वक्फ पे आते हैं, आप बताइए। हाँ, तो वक्फ पे मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जैसा कहा कि मथुरा में थे, मथुरा में भी उन्होंने यही बात बोली कि यहाँ भी बहुत सारी वक्फ की संपत्तियाँ हैं। पटना में भी यही बात उन्होंने बोली कि यहाँ भी बहुत सारी वक्फ की संपत्तियाँ हैं। लेकिन आप बताइए इस पर चैरिटी का काम कितना अच्छे से किया जा रहा है, उस पर कहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए उस ज़कात किया गया था, दान किया गया था। अगर किसी समुदाय के लिए दान किया जा रहा है तो उनके लोगों के लिए एक लाइन में आप क्यों खिलाफ हैं? मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि खिलाफ भी नहीं है, उसमें भी नहीं। हाँ, मुझे चाहिए कि इसमें इसकी आवश्यकता थी। मैंने शुरू में कहा इसकी आवश्यकता थी, लेकिन समर्थन में हुआ। लेकिन सरकारी तंत्र ने कुछ ऐसी चीज़ें इसमें भिड़ा दी है जो बन रही है। जैसा हर्षवर्धन ने कहा कि आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन हो रहा है। जॉइंट सेक्रेटरी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत मायने रखती है, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी सीधे से सीधे माने न माने औपचारिक अनौपचारिक रूप से सरकार के तंत्र में फंसा होता है। ठीक है, तो वो बहुत स्वतंत्र नहीं इस पे काम कर सकता, उसकी स्वायत्ता कुछ ज़्यादा मैटर नहीं कर पाएगी। तो ये यहाँ पे मुद्दा फंस रहा है, एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मुद्दा कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, ये किस, मतलब उसका मापदंड क्या है, इसका निर्धारण अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। उनसे पूछा भी गया, लेकिन उन्होंने इसका निर्धारण नहीं किया कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान क्या है।
इसमें। और दूसरा राज्य वर्सेस केंद्र विवाद भी जुड़ सकता है इसमें, क्योंकि राज्यों के पास के पास कुछ स्वायत्ता है जो वो लागू करवाएगी। जो यहाँ के केंद्र विरोधी राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, वो आके कह दे कि नहीं करवाएंगे हम। जैसे जो मुद्दा यूसीसी में उठ रहा था, जो इनके एक शिक्षा अभियान में आया जहाँ पे उन्होंने कुछ पैसे रोक लिए, उसके ऊपर ऐसे मुद्दे उठ सकते हैं राज्य वर्सेस केंद्र विवाद के। तो एक मायने में कहना है कि जो जेपीसी बनी थी, जो बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि जेपीसी की सिफारिशों को शामिल नहीं किया गया, हाँ, तो जेपीसी की सिफारिशों को एक बार पुनर्मूल्यांकन उसका करना एक चाहिए। लोग और हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं इस बिल के ना पूरी तरह से विरोध में हूँ ना समर्थन में हूँ। ये क्यों नहीं? क्या एक चीज़ पे स्टैंड रही है ना? नहीं, एक चीज़ स्टैंड नहीं हो सकती ना, क्योंकि हर चीज़ में कुछ बुराइयाँ होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। हर सिक्के के दो पहलू। नीतीश कुमार तो नहीं है आपकी, कभी भाजपा की सरकार बनाएंगे, कभी आरजेडी के साथ। अब नीतीश कॉमेडी मजाक क्या कर रहा लेना था, देना। मजाक हाँ, कर ठीक रहा है। तो मेरा ये मानना है कि रिफॉर्म्स ज़रूरी होते हैं। बदलते समय के साथ किसी भी कानून में रिफॉर्म्स ज़रूरी होते हैं, क्योंकि चेंजिंग टाइम्स हमें वो डायनेमिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराता है कि हम समय के बदलने के साथ हर चीज़ को मॉडिफाई करते चलें। तो वक्फ में समस्या क्या हुई थी कि वक्फ के नाम पे बहुत सारा भ्रष्टाचार होने लगा था। कुछ गरीब मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम पे, भगवान के नाम पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया था, जिससे वो बहुत परेशान थे। तो इसके लिए अल्लाह के नाम पे, हाँ, वही बात है। तो इसके लिए नैरेटिव तो एक ही है, चलिए। गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाए वो ठीक है, लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट का जो ऐसा रवैया हमने देखा है पावर में आने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट के, कि हर मामले को वो कम्युनलाइज कर देते हैं। कम्युनलाइज करने का मतलब है कि अगर वो कोई चीज़ रिफॉर्म के लिए भी, यानी कि सुधार के लिए भी करते हैं, तो वो चाहते हैं कि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट उन्हें या तो स्टेट के इलेक्शन में या सेंटर के इलेक्शन में ज़रूर मिले। हाँ, तो इसमें पॉजिटिव तो यही है कि प्रबंधन बेहतर होगा, क्योंकि इसमें डाइवर्स समुदायों से लोग आएंगे। इसमें नेगेटिव बात यह है कि इसका कम्युनलाइजेशन किया गया है, और जो क्लॉज जोड़े गए हैं कि आप 5 साल तक मुसलमान रहेंगे, उसके बाद ही आपको इसमें एंट्री दी जाएगी। तो इससे मुझे लगता है कि जो एक पर्सनल स्वतंत्रता होती है लोगों की, कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं मुस्लिम फेथ में मानता हूँ, वो उनको प्रूव करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। क्योंकि आप कैसे प्रूव करेंगे कि मैं 5 साल से मुसलमान हूँ या 5 साल से हिंदू हूँ? उसके लिए तो कोई वो होता नहीं है, मैं किसको मान रहा हूँ, इसका कोई दस्तावेजीकरण भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ एक ऐसे फेथ में, तो इसका कोई दस्तावेजीकरण तो हुआ नहीं है। मेरे नाम से मेरे किसी भी सरकारी फॉर्म के डॉक्यूमेंट में ज़रूर लिखा जा सकता है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल बिलीफ कुछ और हो सकता है। और ये भी है कि कोई नॉन मुस्लिम दान नहीं कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी। क्यों नहीं दान कर सकता है भाई? उसका मन वो दान करे। तो कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो ऐसे लगते हैं कि कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं। ठीक है, हर्षवर्धन जी से हम अंतिम बात करके शो का समापन करेंगे। और आपके ही दोस्त हैं, कुछ समर्थन में है, ये तो पूरी तरह से समर्थन में थे, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे, और कुछ अलग अलग बातें आप लोग आपस में रहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में जरूरी भी है। आप अंतिम में कंक्लूजन में क्या 2-3 और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि मुझे लगता है कि आने चाहिए चर्चा में। सबसे पहले तो जो पूरा आसान भाषा में दर्शकों को बताइए। जो पूरा वक्फ का जो प्रॉपर्टी इशू है, वो राइट टू प्रॉपर्टी का मामला है। प्रॉपर्टी, लैंड होल्डिंग जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। तो ये सरकार जो ये बिल लेके आई है, अब पूरे स्टेट में अगर केवल 2 राज्य देखें, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो वहाँ पे जो केवल मंदिर प्रशासन के पास जो ज़मीन का जो अधिग्रहण है, वो 10 लाख एकड़ के आसपास है। केवल 2 राज्य जो कि वक्फ से ज़्यादा है। अगर स्टेट, क्योंकि लैंड का इशू है, स्टेट सब्जेक्ट उस पर लॉ बना सकती है। अगर स्टेट, हर राज्य अपने जो विरोधी पार्टी के राज्य है, वो अगर स्टेट में एक लेजिस्लेशन ला दे कि वक्फ बोर्ड के अंदर, हिंदू टेम्पल बोर्ड के अंदर नॉन हिंदू मेंबर्स भी रहेंगे, तो बीजेपी को विरोध करना मुश्किल हो जाएगा। और आप इसके पर्सपेक्ट में देखिए, जितने हिंदू टेम्पल बोर्ड है, चाहे वो स्वामी जगन्नाथ मैनेजिंग कमेटी बोर्ड हो, काशी विश्वनाथ श्राइन टेम्पल बोर्ड हो, माता वैष्णो देवी कटरा श्राइन बोर्ड हो, या तिरुपति तिरुमला बोर्ड हो, वहाँ पे टेम्पल कमेटी में केवल और केवल हिंदू हैं। और हिंदू केवल जो संविधान की परिभाषा हिंदू की है, जिसके हिंदू में जैन बौद्ध सिख आते हैं, वो नहीं, हिंदू मतलब एक्सक्लूसिव हिंदू। ठीक है, एक ये इशू है। दूसरा, वक्फ बाय यूजर को लेके बहुत सवाल उठाया जा रहा है। वक्फ बाय यूजर को लेके बहुत ही ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है। इसको सबसे जो टॉपिक जो वक्फ बाय यूजर का है, जो कि आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वक्फ में किसी के ऊपर हाथ रख दिया वो प्रॉपर्टी वक्फ की होगी, ऐसा नहीं है। वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये माइक समझिए कि आपकी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। आप इसको चाहे तो इससे आप इंटरव्यू के काम में यूज करें, आप इसको चाहे जला के फेंक दें, आप चाहे इन्हें गिफ्ट कर दें, ये आपका अधिकार है। ठीक है, मेरे पास आपकी एक प्रॉपर्टी है, मैं आपकी प्रॉपर्टी में आके मैंने एक दिन गुलाब का फूल लगाया, आपको कोई आपत्ति नहीं है। मैंने 10 साल तक उसकी प्रॉपर्टी में खेती की, आपको आपत्ति नहीं है। एक लंबे समय के बाद वो मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। वक्फ बाय यूजर का ये कंसेप्ट है। आप जितने पुराने मंदिरों को देखोगे, उसका कोई कागज़ या दस्तावेज नहीं है।
वो वक्फ बाय यूजर है। जैसे कि आपका कहना है कि जो मस्जिदों पे लागू होता है वो मंदिरों पे भी लागू हो। और सेलेक्टिव चेरी पिकिंग नहीं करनी चाहिए। जब आप बाबरी मस्जिद के फैसले को सेलिब्रेट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट में वक्फ बाय यूजर पे कम से कम 20 पेजेस है, उसमें एक पैराग्राफ है जो कि हम कोट करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के फैसले के पैरा 1124 और पैरा 1134 इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वक्फ इज अ परमानेंट एंड इररिवोकेबल डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड वंस द वक्फ इज क्रिएटेड the dedication cannot be rescinded at a later date. The property of a valid created वक्फ is inalienable. इसको आप हिंदी में समझाइए। हाँ। यानी जो प्रॉपर्टी एक बार वक्फ के नाम पे दे दी गई है, यहाँ पे वक्फ बाय यूजर को लेके साफ साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को रिकॉग्नाइज किया है उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सेलिब्रेट करते हो, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं तो आधा नहीं हो सकता, सेलेक्टिव साइटेशन नहीं हो सकती, चेरी पिकिंग नहीं हो सकती, आपको एज ए होल देखना होगा। और बाकी जो वक्फ के अंदर जो रिफॉर्म लाए गए हैं, जैसे डाइवर्सिटी का जो मामला है, इंक्लूसिविटी का जो मामला है, वो सही है। लेकिन इसको लेके जो एक पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, खासकर बिहार का चुनाव आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे भाजपा को एक तरह से पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश। आखिरी सवाल, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को टारगेट करके, इससे पहले भी वक्फ ला सकते थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये लोग जब थे तो जानबूझकर के बीजेपी ने लाया ताकि ये ठिकरा जो है इन पे फूटे। ये तो जयंत चौधरी फूटे, ऐसा इन लोगों फूटे। ये तो बात मतलब सही है, बट इसको देखेंगे कि हर चुनाव के दौर पे, चाहे वो हरनाथ सिंह यादव ने 2022 में प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू इस वक्त बिल को लाने की कोशिश की गई थी, तो ये समय समय पे जब चुनाव आता है तो ऐसे एक सिगुफा छोड़ा जाता है, कभी जेपीसी में भेज दिया, फिर जेपीसी के रिजल्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल की जो चर्चा सदन में हुई है वो सार्थक है। विपक्ष और पक्ष दोनों तरफ से अच्छे वक्त आते हैं। विपक्ष में अगर आप सुने गौरव गोगोई को सुने, आप कल्याण बनर्जी को सुने, प्रोफेसर मनोज कुमार झा को सुने, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल को सुने, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट उठाए। तो सीएजे का पॉइंट कल्याण बनर्जी ने उठाया। दर्शक आखिरी सवाल है कि हमारे दर्शक ये बोलेंगे कि हर्षवर्धन जी, आप कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को क्यों सोचते हैं? आप भाजपा के भी तो प्रवक्ताओं को सुनिए। भाजपा में सुधांशु त्रिवेदी ने अच्छा बोला, उन्होंने जो फॉर्म में स्टैंड रखे वो अच्छा था। किरण रिजिजू ने अच्छा बात बोला। फिर अपने प्रोफेसर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, जो BHU के IMS से पढ़े हुए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखे। फिर अमित शाह की स्पीच तो एज यूजुअल, मतलब पॉलिटिकल स्टूडेंट के हिसाब से लाजवाब स्पीच थी। मतलब एक राजनेता की स्पीच ऐसी होनी चाहिए, शानदार थी, कमाल। ये हर्षवर्धन जी हमारे साथ थे। कुछ अलग अलग यहाँ पे तरीके निकल के आ रहा है, इनका कुछ कहना कुछ चीज़ सही है, कुछ चीज़ें गलत है। ज़्यादातर चीज़ों को इन्होंने तो गलत ही बैठा रहा है और कुछ अपने डेटा के साथ भी आए हुए थे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए हर्षवर्धन जी की पूरी टीम के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।